सबसे बड़ी खबर इस वक्त ताइपे से आ रही है, ताइवान से, जहां पर ताइवानी प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। वहीं यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि यूक्रेन जंग में रूस की हालत इतनी खराब है कि उसे अब नॉर्थ कोरिया और ईरान से मदद लेनी पड़ रही है। क्या है इन दावों की सच्चाई, इस रिपोर्ट में। जिनपिंग की हेकड़ी पर सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन में पुतिन का बारूद मेड इन नॉर्थ कोरिया। यूक्रेन टू ताइवान वॉर गेम वर्ल्ड वॉर 3 का काउंटडाउन। यूक्रेन में जारी रूस की बमबारी के बीच युद्ध के नए फ्रंट ताइवान से बहुत बड़ी खबर आई है। चीन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की गर्जना पर ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है। चाइनीज आर्मी की वॉर एक्सरसाइज का उसी अंदाज में जवाब देने के बाद ताइवानी प्रेसिडेंट ने जो कहा, उसके हर लफ्ज का मतलब लाउड एंड क्लियर। 2.3 करोड़ ताइवानियों की चुनी हुई राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है, चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी नेशनल मिलिट्री ने दुश्मन के इरादे और घुसपैठ का शांति से जवाब दिया है और देश की सुरक्षा की दृढ़तापूर्वक हिफाजत की है। मेरा मानना है कि युद्ध की तैयारियों के इस मिशन के बाद हमारी सेना का युद्ध कौशल ज्यादा परिपक्व और जंगी क्षमता और ताकतवर हुई है। ताइवान के राष्ट्रपति के इस संदेश को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब 2 अगस्त को अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद युद्ध के उन्माद में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइव फायर ड्रिल की। ताइवान को चारों तरफ से घेर कर फाइटर जेट्स उड़ाए गए। ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोतों की ताकत दिखाई। आलम यह कि चीन के लड़ाकू विमानों की ताइवान के आसमान में घुसपैठ अब भी जारी है। लेकिन चीन की धमकियों से डरे बिना शी जिनपिंग की आंखों में आंखें डालकर ताइवान की आर्मी ने जिस तरह से अब तक जवाब दिया है, उससे 2 कदम और आगे बढ़कर ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंग वेन ने यह कहकर चीन को और चिढ़ा दिया है कि लाइव फायर ड्रिल्स और वॉर एक्सरसाइजेस ने ताइवान की आर्मी को और ज्यादा फौलादी बना दिया है। ताइवानी प्रेसिडेंट साई ने जिस हुआलियन एयरबेस पर अपने जवानों की हौसला अफजाई के वक्त चीन पर पलटवार किया, वो इसलिए भी खास है क्योंकि इसी एयरबेस पर ताइवानी आर्मी के मिसाइल लोडेड F-16 फाइटर जेट्स ने चीन के जवाब में युद्ध अभ्यास किया था। जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में अगर युद्ध हुआ तो क्या ताइवान की सेना चीन की ताकतवर आर्मी का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि ताइवान की आर्मी में सिर्फ 88,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो चीन की आर्मी में 9.65 लाख एक्टिव सैनिक। ताइवान की नेवी में 40,000 सैनिक है, तो चीन की नेवी में 2,60,000 सैनिक। ताइवान की एयरफोर्स में महज 35,000 सैनिक हैं, तो चीन की एयरफोर्स में 4,14,000 सैनिक। ताइवान के पास 1110 टैंक हैं, तो चीन के पास 5250। ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान है, तो चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है। ताइवान के पास एक भी युद्धपोत नहीं है, तो चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन है, तो चीन के पास 79 सबमरीन है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि ताइवानी प्रेसिडेंट का चीन पर जुबानी पलटवार साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है या फिर इसका मतलब कुछ और है। जो ताइवान है बहुत मजबूती से तैयार है। अगर चीन गलती करेगा, मिलिट्रीली उसके ऊपर अटैक करेगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगता है उसको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ताइवान की जो डिफेंसेस हैं वो बहुत ही मजबूत है और अमेरिका भी खुल के जो है ताइवान की मदद के लिए आएगा। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि चीन ऐसी बड़ी गलती करेगा कि वो अभी हमला करके ताइवान को लेने की कोशिश करे। ताकत के लिहाज से दोनों देशों में मुकाबला भले बराबरी का ना हो, लेकिन ताइवान की आर्मी और सरकार के हौसले आसमानी। यही वजह है कि ताइवान ने इस नेशनल डे 10 अक्टूबर की थीम डिफेंस ही रखी है। नेशनल डे पर अब की बार ताइवान का स्लोगन है, मैं और आप एक साथ मिलकर अपनी जमीन और अपने देश की रक्षा करेंगे।
10 अक्टूबर को ताइवान की प्रेसिडेंट मिलिट्री परेड का मुआयना करेंगी और जवानों को संबोधित करेंगी। उस दिन साई इंग वैन जो कहेंगी वो आपको पहले ही बता देते हैं। ताइवान की प्रेसिडेंट उस दिन चाइना को 2 टूक मैसेज देंगी कि ताइवान आजाद है और आजाद रहेगा और चीन ताइवान पे कब्जा करने का ख्वाब भूल जाए। अक्टूबर का महीना चीन के लिए बहुत अहम है क्योंकि 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 20वां अधिवेशन शुरू होने वाला है। चीन की इकलौती पार्टी के इसी जमावड़े में शी जिनपिंग के 3rd टर्म पर मुहर लगनी है। ताइवान जिनपिंग का बहुत बड़ा एजेंडा है। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा कि 16 अक्टूबर से पहले ही चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अब शी जिनपिंग को तो कुछ ना कुछ तो अपने आप को प्रमाणित करना है ना कि भाई मैं बहुत एक सशक्त लीडर हूँ। एक तरफ तो उनकी विस्तारवादी नीति, दूसरी तरफ ये कहना कि ताइवान जो है वो एक नेचुरल एक्सटेंशन है, यानी कि उसका यूनिफिकेशन चाइना के साथ जो है कोई रोक नहीं सकता, वो बहुत ही शांतिपूर्वक हो जाएगा। ये बातें सब हवा में उड़ जाती हैं जब हम उनकी आक्रामक स्थिति देखते हैं और रोज़ उनके कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रहती है। 16 अक्टूबर तो बस आ पहुँचा, अगले महीने तो है। नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते। चीन अगर ताइवान पर हमले की हिमाकत करता है तो उसे जवाब देने के लिए अमेरिका भी कमर कस चुका है। 1979 में वन चाइना पॉलिसी को मानने के बावजूद ताइवान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अमेरिका ही है। वॉशिंगटन ने हाल ही में ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियारों की नई खेप देने का भी ऐलान किया है। चीन के कड़े ऐतराज के बावजूद अमेरिका ने ताइवान को हार्पून एंटी शिप मिसाइल, साइड विंडर मिसाइल, रडार वार्निंग सिस्टम और 100 एयर टू एयर मिसाइल देने का फैसला किया है। एक तरफ चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने ताइवान की खुलकर मदद करने की बात कही है, तो वहीं वो रूस से यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की भी भरपूर मदद कर रहा है। और अब तक 6 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो कीव पर रूस के कब्जे का प्लान पूरा हुआ है और ना ही यूक्रेन ने घुटने टेके हैं। अब ये युद्ध एक साइकोलॉजिकल वॉर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन पर रूस के नॉन स्टॉप बारूदी हमले के बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक रूस अगर उत्तर कोरिया से तोप के गोले और रॉकेट खरीद रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से अखबार ने लिखा है कि रूस अगर कोरियाई गोले और रॉकेट का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, जो ये बताता है कि प्रतिबंधों की वजह से रूसी आर्मी के हथियार और गोले बारूद का जखीरा खाली हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर उत्तर कोरिया से रूस अभी भी मिलिट्री साजो सामान खरीदने का प्लान बना रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या यूक्रेन जंग में वाकई रूस के गोले बारूद का स्टॉक खाली हो गया, जो वो दुनिया से अलग थलग और चीन के करीबी नॉर्थ कोरिया से खरीदारी को मजबूर है, या फिर यह अमेरिका का कोई माइंड गेम है। रशिया हर दिन तकरीबन 20,000 से ज्यादा आर्टिलरी शेल्स फायर कर रहा था और कई हजार रॉकेट्स और टैंक शेल्स। किसी भी देश के पास में इतने बड़े वॉर वेस्टेज रेट्स नहीं होते। तो बहुत बड़े पैमाने पर रशिया के पास जो है आर्टिलरी एमुनेशन, टैंक एमुनेशन और रॉकेट जो है ख़त्म हो रहे हैं। चाइना उनको मदद नहीं कर रहा क्योंकि चाइना भी घबराता है सैंक्शंस का। इस ऐसे माहौल को देखते हुए ये असलियत है, ना कि अमेरिका का प्रोपेगेंडा, कि पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग से आर्टिलरी एमुनेशन और दूसरे प्रकार का टैंक एमुनेशन और रॉकेट एमुनेशन की सहायता जा रही है। उत्तर कोरिया से हथियार खरीदने की खबर पर यूक्रेन का भी जवाब आया है। जो नाटो के मानकों को बदलने में असमर्थ है, वो नॉर्थ कोरिया के मानकों का रुख कर रहे हैं, चाहे वो हथियार हो या फिर राजनीति या फिर जीने का तरीका। इससे पहले यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया था। अमेरिका के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में युद्ध के लिए ईरान से ड्रोन खरीदे, जो मैदाने जंग में बुरी तरह नाकाम रहे। अमेरिकी दावे के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की जंग में ईरानी UAV मोहाजर 6 और शहीद का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन में ये ईरानी ड्रोन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। लेकिन सवाल तो यह भी है कि खुद बेहद ताकतवर रूस की आर्मी का स्टॉक वाकई खाली हो गया है, जो उसे नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। ये सच है या फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? रशिया एक बड़ा ड्रोन पावर नहीं है और रशिया के उस तादाद में ड्रोन नहीं है जिसकी उसको आवश्यकता है। ऐसे में वो ये हकीकत है ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि वास्तव में वो ईरान से कुछ दर्जे का ड्रोन खरीदना चाहता है।
साथ ही साथ ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा है कि डॉनबास में से भी रशिया को पीछे हटाएंगे और जहाँ क्रीमिया का इलाका है उसको भी फ्री करके रखेंगे। 24 घंटे पहले ही ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉनबास में के 2 इलाकों में से रशिया को पिछाड़ दिया है और सदन में भी एक इलाके से रशिया को पिछाड़ दिया है। वो चाहे यूक्रेन का वॉर जोन हो या फिर ताइवान, अमेरिकी चैलेंज से मुकाबले के लिए रूस और चीन इन दिनों ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इन दिनों पूर्वी रूस में वॉस्टॉक 2022 नाम की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें चीन और रूस के अलावा भारत और सोवियत संघ के पूर्वी देश शामिल हैं। अपने मित्र देशों को एक तरफ रूस साधने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर चीन के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जापान सागर में करके एक डायरेक्ट मैसेज जापान को और इनडायरेक्ट मैसेज अमेरिका को दे रहा है। जापान से दोस्ती की वजह से भारत ने जापान सागर में नेवल एक्सरसाइज से खुद को दूर रखा, लेकिन रूस से पुरानी दोस्ती की खातिर बाकी मिलिट्री ड्रिल्स में हिस्सा लिया। हालांकि वोस्टॉक 2022 में भारत या फिर दूसरे देशों के हिस्सा लेने से अमेरिका या यूरोपीय देशों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन और रूस की जुगलबंदी बीते कुछ सालों में बढ़ी है, उससे पश्चिमी देशों के कान जरूर खड़े हो गए। Well, China has been caught in a difficult situation. Its closest partner, Russia, is involved in this war. It's a war that doesn't really help China very much because many of its markets, of course, are European and North American markets, and so it's not in a situation where it can really support Russia without damaging its own core interests. And the United States has made it very clear to Chinese business that if they do carry on engaging with Russia, then they will face secondary sanctions, particularly in, say, areas of technology. So on the whole, what China has done is to stay to some degree divorced from the conflict. It doesn't feel it has a role to mediate. It could only lose if it took on such a mediation role. पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि ताइवान को चीन भले आंख दिखाए, वो सीधे तौर पर ना तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ खड़ा हो सकता है और ना ही ताइवान पर कब्जे के लिए अटैक कर सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए बड़ा सवाल ये कि ताइवान को हासिल करने के लिए हमले से भी बाज नहीं आने की चेतावनी के बाद क्या चीन खुद को रोक पाएगा? अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो क्या अमेरिका खुद को इस युद्ध से दूर रख पाएगा? जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहरहाल वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, वॉर गेम जरूर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।